खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सब में आयत की रुखसती की बात फैल गई। मुर्तजा ने इस बात पर खफगी का इजहार किया, मगर मदीहा की जिद के आगे चुप से हो गए। सभी हैरान थे कि मदीहा इतना जिद पर क्यों अड़ी हुई है। गोया वो आरिस के इसी अचानक फैसले की मुंतजिर थी। सब में आयत की रुखसती की खबर क्या फैली, सब उसको छेड़ने लगे। जो सुन सी बैठी थी, उसकी अंदरूनी कैफियत से तो परीशे ही आगाह थी। देखो रुखसती हो रही है तुम्हारी, और मुंह तुमने मन भर का बनाया हुआ है। ऐमन ने जरा नागवारी से कहा। आयत कुछ नहीं बोली, जबकि परीशे ने जब्त से उसको देखा। ऐमन, जब इंसान कुछ न जानता हो तो चुप रहना चाहिए। हाय, क्या बात है, ऐसी किसी और को पसंद करती हो? वो हंसकर पूछने लगी, जिस पर आयत और परीशे एक दूसरे को देखकर रह गईं। उसके बाद दोनों ही कुछ न बोली, जबकि ऐमन काफी देर बोलती रही। अमल उसके लिए उपटन लेकर अंदर दाखिल हुए। ताहम अम्मी ने कहा है उपटन लगा लो। अमल ने मुस्कुरा कर कहा और एक्साइटेड सी उसके पास आ गई। सब औरतें भी अभी आती होंगी। अमल ने जल्दी से कहा तो आयत घबरा गई। परीशे, मुझे ये सब नहीं करना, उसने हिम्मत करके कहा। आयत, तमाशा ना बनाओ अपना। परीशे, मेरी शादी पर मेरा बाप मौजूद नहीं है, क्या ये अजियत कम है? वो आंसू से लबरेज आंखों से उसको देखती मध्यम लहजे में बोली। तब तक सब औरतें भी अंदर आ गईं और इस तरह आयत की रस्म होने लगी। नानी ने तो उसे पूरा पूरा उपटन में नहला दिया। ए लड़की, अब तूने लिबास नहीं बदलना, उन्होंने हुक्म दिया, और अमल ने ढोल की बजाना शुरू कर दी। शुगल मेला लगता रहा। आयत काफी संजीदा थी और परीशे बार बार उसे संभाल रही थी। रात गए मुर्तजा साहब के हुक्म पर महफिल खत्म हुई, क्योंकि कल बड़ा दिन था। कबीर की मेहंदी और आरस की रुखसती थी। अगला दिन बेहद मसरूफ था। सालार को शदीद बुखार हो गया था। आंखें सुर्ख थीं, मगर वो सब संभाल रहा था। आरिस का मूड सख्त खराब था। वो किसी एक भी फर्द को अपने नजदीक बर्दाश्त नहीं कर रहा था, जबकि कबीर बेहद खुश था। सालार के साथ उसने पूरी मदद भी कराई थी, जबकि जैन भी लगा हुआ था। तुम्हारे से ज्यादा एक्साइटेड दूल्हा नहीं देखा मैंने। सालार ने टिश्यू से नाक साफ करके जैन के हाथ में थमा दिया और कबीर को कहा, जिसने उसे मसनूई घूरी से नवाजा। जबकि जैन तिलमिला गया सालार की इस हरकत पर। भैया यार, आप सुबह से ऐसा ही कर रहे हैं। जैन ने टिश्यू जमीन पर फेंका। काश यहाँ मेरा पीए होता तो कम से कम नखरे तो ना देखता एक तुम हो। सालार ने घूरा, जबकि जैन ने मुंह बना लिया। वैसे बड़े भैया, इस लड़ी को जोड़ दें, आपके ससुराली इसी लड़ी के नीचे बैठेंगे। लाइटें पूरी पड़नी चाहिए। अफान के शोशे पर जैन, सालार और फान तीनों हंसने लगे, जबकि कबीर ने उसकी कमर पर मुक्का मारा। अब सारा काम तुम खुद ही करोगे गधो। कबीर भड़क कर कहता पलट गया। लो सुन लो, गधे भी हम हैं। महराज की शादी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे अफान, तुझे लगता है हमारी शादी होगी? सालार ने ठंडी आह भरी। मेरी शादी तो तू ही कराएगा। अफान ने दांत निकाले। ये बहुत ही गलत है। उस हारिस की रुखसती का शोशा वो तो सालार बाप को संभालेगा। कबीर की शादी हो तो सालार तैयारी करेगा। अफान साहब, शादी पूरी की पूरी मेरे ऊपर डाले बैठे हो। तुम लोगों को मैं मर्द नहीं लगता? मेरे अंदर जज्बात नहीं है? वो आंखें निकालता चिल्लाया, जबकि जैन और अफान खूब हंसने लगे। बंद करो अपने मुंह। वो लाइटों की लड़ियां फेंकता चेयर पर बैठ गया, जबकि अफान और जैन लड़ियां लगाने लगे। तकरीबन तैयारियां हो गई थी। बस कुछ ही देर में फंक्शन शुरू हो जाता। पहले मेहंदी की रस्म अदा की जाती और उसके बाद रुखसती। सालार मोबाइल स्क्रोलिंग कर रहा था। पैंट के पांचे फोल्ड किए, सफेद पाँव में चप्पलें पहने और ब्लैक टी शर्ट पहने, जिसमें उसके मसल्स वाजे हो रहे थे। वो लापरवाह सा एक एक की निगाह का मरकज बन रहा था। ऐमन ने उसका सर से पांव तक तज्जिया किया और उसे अंदाजा हुआ कि वो कबीर से कहीं ज्यादा हैंडसम और डैशिंग है। उस पर वो कितना जंगली सा है। उसका दिल गुदगुदा सा गया और गुनगुनाती हुई वो पलटी और तैयार होने गई। आयत को परीशे और अमल पार्लर ले गई थी। उसने जाने से इनकार कर दिया। वो तो सालार को देखना चाहती थी अच्छे से। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। कबीर को स्टेज पर बिठाया गया तो सब देखकर हैरान रह गए कि उसके ससुराली कितने कम थे। बस 6 बंदे थे, 3 बच्चे और 3 ही बड़े। सबने उस बात को महसूस किया, मगर खुशी के मौके पर कोई कुछ नहीं बोला। वो लोग रस्म करके एक तरफ बैठ गए।
जबकि सालार जो खाने की तरफ मतवज्जे था, मुर्तजा के डांटने पर कपड़े चेंज करने भागा। आफान और जैन तो कबीर के साथ पहले से ही मौजूद, जबकि परीशे और अमल भी। परीशे पर से तो आफान की निगाह ही नहीं हट रही थी, जबकि जैन भी ना जाने बार बार अमल को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, जबकि उसके अंदाज में जैन के इस तरह देखने से खूब नागवारी थी। दूसरी तरफ परीशे भी आफान को घूर रही थी, मगर वो तो निगाह हटा ही नहीं रहा था और बड़े भैया मुस्कुरा रहे थे। मदीहा ने उसकी बलाएं ले डाली। एमन भी तैयार थी, गरारे में वो सालार की निगाह का मरकज बनना चाहती थी। तभी वो भी स्टेज पर आ गई, जबकि आंखें सालार की मुंतजिर थीं। ब्लैक कुर्ता शलवार में वो तैयार होकर निकला, जबकि गले में येलो परना डाला हुआ था। तो एकदम उसकी निगाह आरज पर गई, जो किसी से बात कर रहा था। ओ भाई, तू यहाँ क्यों है? सालार ने कहा तो आरज ने एकदम फोन बंद कर दिया। मैं आ रहा हूँ भैया, आप चलें। वो बोला, किससे बात कर रहे थे? सालार ने संजीदगी से उसको देखा। किसी से नहीं, उसने कहा और सेलफोन जेब में डाल लिया। सफेद कुर्ता शलवार में रेड वेस्ट कोट पहने वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। सालार कुछ लम्हे उसको देखता रहा। कभी भी औरत से बदला नहीं लेना चाहिए। मेरे नजदीक जो मर्द औरत से अपनी महरूमी का बदला लेता है वो बेहद कमजोर होता है। मर्द को शेवा देता है कि वो अपने ही जैसे किसी मर्द से बदले के जज्बात रखे। हमेशा औरत को प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी रिश्ते में, फिर वो तुम्हारी बहन हो या बीवी या मोहब्बत। उसके शाने पर हाथ रखता वो बोल रहा था, जबकि आरिस चुपचाप उसे सुन रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था, वो ऐसी सोच रखता, लगता भी नहीं था। आरिस ने बस सर हिला दिया। चलो, सालार ने कहा, और वहां से दोनों निकलकर बाहर आ गए। लॉन में शाम ढल आई थी। चारों तरफ लाइटों ने लॉन को अजब कशिश बख्श दी थी। कबीर की रस्म अब फैमिली के लोग कर रहे थे। सालार और आरिस दोनों आ गए। एमन जो बोर खड़ी थी एकदम अलर्ट हुई। सालार की भी निगाह उस पर उठी थी, मगर सिरसिरी सी वो कबीर के नजदीक आ गया। आ यार, मुझसे भी पीला पीला हो जा। उसने दोनों हाथों में उपटन मिला और कबीर के पूरे मुंह पर मल दिया, जबकि कबीर उसको हटाता रह गया। एकदम शोर सा उठा था और सब हंसने लगे। सालार, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, कबीर चिल्लाया। ये जो दूल्हे होते हैं ना बेटा, उनकी चोंच बंदी रहती है, कैसे कैसे मीसने से लगते हैं। सालार हंसा। हाँ, तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हारी शादी पर, कबीर ने अपने मुंह पर से साफ किया। हाँ देखना, मुझसे ज्यादा हैंडसम दूल्हा दुनिया में होगा ही नहीं। बस करो शोखा, हर वक्त तारीफें अपनी, कबीर ने झिड़का। सब हंस रहे थे, महफिल गर्म थी। आरज ने भी कबीर को मेहंदी लगाए और उस पर भी काफी हूटिंग हुई, और फिर सब लड़कों ने मिलकर कबीर को बीच में खड़ा करके भंगड़े डाले। काफी देर तक सालार के सांस फूल गए तो एमन जल्दी से उसे पानी देने लगी। सालार ने चौंक कर देखा और पानी का ग्लास ले लिया। एमन तो फूले नहीं समाई। कुछ ही देर बाद आयत को भी स्टेज पर लाया गया और फिर कबीर ने चेहरा साफ कर लिया। कपड़े चेंज करके वो अब एक भाई लग रहा था, जबकि सालार, जैन और आफान ने भी अपने पीले परने उतार दिए। वो सब आयत के भाई लग रहे थे संजीदा से। आरिस खौफनाक खामोशी लिए स्टेज पर बैठा था। उसके साथ आयत को भी बैठा दिया गया, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। खामोशी सजी सजी पोर पोर आरस के लिए सजाए। वो दिलकशी की इंतहा पर थी। खाना खुला, सबने खाना खाया और उसके बाद परीशे और अमल ने दूध पिलाई की। आरिस इन चौंचलों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जबकि सालार ने इन दोनों की ख्वाहिश पूरी की और कबीर से अलग उन्होंने पैसे लिए थे। कुछ ही देर बाद रुखसती का शोर हुआ तो आयत ने जब्त से मुट्ठियां भींच लीं। आज उसे शिद्दत से अपने बाप की याद आई थी, जिसको बुलाया गया था, मगर वो उसके सर पर हाथ रखने भी नहीं आया था। आयत का जैसे सांस सा रुकने लगा। वो एक बार तो आते, एक बार तो वो उसके सर पर हाथ रखते, ये एहसास देते कि वो उसकी बेटी है, मगर कुछ नहीं हुआ था। जब उसे उठाया गया तो उसकी बंद मुट्ठियों पर आरस की निगाह गई और बेख्तियार उसने उसका हाथ थाम लिया। आयत की बंद मुट्ठी उसके हाथ में छुप गई। इस वक्त वो जो महसूस कर रही थी आरस की इस हरकत पर, वो जैसे उसके अंदर उठता तूफान एकदम ठहर गया। जैसे लाशऊरी तौर पर वो उसे एहसास दिला गया था कि वो तन्हा नहीं है। आयत को इस वक्त महसूस हुआ उसकी सारी तकलीफों पर यह लापरवाह हाथ मरहम रख गया है। आरिस उसका हाथ थामे लॉन से घर में दाखिल हुआ। सालार, कबीर, यहाँ तक के सब बड़ों के चेहरों पर उसकी इस हरकत पर मुस्कान ठहर गई और आरिस आयत को लेकर अंदर दाखिल हुआ।
परीशे और अमल के साथ जैन, आफान और सालार ने भी रस्में शुरू कर दी। चल भाई निकाल पैसे, सालार ने कहा, जबकि उसके पीछे एमन भी आ गई। यार भैया पैसे देना आपका काम है, मेरा नहीं। आरिज ने साफ इनकार किया। अब तुम लोग बस करोगे, रात उतर आए हैं, तमाशे नहीं खत्म हो रहे। मुर्तजा भड़के तो सालार मुंह बनाने लगा, जबकि आरिज ने शुक्र का सांस भरा। चलो जाओ अपने कमरे में, पहुंचाओ इन्हें, उन्होंने मदीहा को कहा। ये क्या, ये इतनी आराम से पहुंच जाएगा कमरे में? आफान सालार के कान में घुसा। कोई और ऑप्शन नहीं, मेरा बाप गब्बर है, वो हम सबको खा जाएगा, चुप रहे फिलहाल, सालार ने कहा, जबकि खवातीन आयत को उसके कमरे में पहुंचाने लगी और आरिज वहां से बाहर ही निकल गया। किधर? कमरे में जाओ तुम भी। कबीर ने घूरा तो 4 निगार उसे भी कमरे में जाने लगा। आयत उसके कमरे में आज हक से बैठी थी, खामोश पलकें झुकाए। सब बाहर चले गए थे, आरिज भी अंदर मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार दोनों तन्हा थे, मगर आज से वो बस उसकी हो गई थी। उठो और कपड़े चेंज करो अपने, मेरे लिए इस तरह बैठकर वक्त जाया मत करो। आरिज ने 2 टोक बात की। आयत ने उसकी जानिब देखा, कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। वो उठी और ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें उतारने लगी। आरिज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, जबकि आरिज उसकी छोड़ी हुई जगह पर बैठ गया। तकरीबन लेटकर वो मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। कमरे की खामोश फिजा में उसकी चूड़ियों की खनक खन थी। आरिज हर मुमकिन तरीके से उसको इग्नोर करना चाह रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। जिस तरह वो खुद को काबू कर रहा था, उसके हसीन चेहरे से निगाह चुराने की कोशिश में था, हर बात जाता रहा था। और जब उसने खुद पर से दुपट्टा हटाया तो आरिज एक पल को साकित रह गया। लहंगे के घेरे गले ने उसे अपनी जानिब अपील किया। वो जैनी के मैसेज का जवाब छोड़कर उठा, मगर रुक गया। आयत की बिल्कुल भी तवज्जो उस पर नहीं थी। अपनी वेस्टकोट खोलकर वो गुस्से से वॉशरूम में चला गया, जबकि आयत ने बेड पर पड़ी वेस्टकोट देखी और फिर अपने इयररिंग्स उतारने लगी। थकावट उसे वाकई हो रही थी और फिर भूख भी लगी थी, जिसे वो बर्दाश्त करने की कोशिश में थी, मगर उसने सोच लिया था चेंज करके वो खाना खाने बाहर चली जाएगी। उसने अपने गले से सेट निकालना चाहा, मगर इतना सब कुछ उतार कर तो थकावट और भी बढ़ गई थी। वो थक कर सोफे पर बैठ गई। बालों से पिन्ने खींच कर उसने लंबे बाल खोल दिए थे, जो पहले डिजाइनर की सूरत बंधे हुए थे। आरिज बाहर निकला तो वो सोफे पर बैठी थी, खुले बाल गले में सेट, जबकि नाक की नथ जो होंठों पर गिरकर एक उधम मचा रही थी। उसके अंदर जज्बात की तोड़फोड़ शुरू हो गई। वो बिना झिझके उसके नजदीक गया और उसके साथ बैठ गया। बीवी तो थी ना वो उसकी, उसने दिल में सोचा, मगर वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जो भी उसने उसके साथ पहले किया था वो सब गुस्सा और जिद थी। और आज वो किस तरह उसे मुतासिर कर रही थी। आयत एकदम उसके बैठने पर उठ गई, हैरानगी से उसको देखने लगी। आरिज अपनी इस हरकत पर सर थाम गया। आयत ने जल्दी से सेट अपनी गर्दन से जुदा करना चाहा तो आरिज ने सेट की डोरी को थाम लिया। आयत थम गई, उसको देखने लगी, जिसकी निगाह उसकी शिफाफ गर्दन से शाने पर सिरकने लगी थी। आरिज ने जज्बात से बोझल लम्स उसके हाथों पर बिखेर दिया। आयत का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, जबकि आरिज अपनी अकल, शौर, अपनी जिद, अपनी पसंद, अपना गुस्सा सब एक तरफ रख चुका था। आयत के सेट की डोरी ढीली करके उसने उसकी गर्दन से वो सेट जुदा कर दिया। आयत फिर भी यूं ही खड़ी रही, जबकि अब आरिज का लम्स वो अपने शाने और गर्दन पर महसूस कर रही थी। क्या ये बस उसके जिस्म की दिलकशी थी जिससे वो मुतासिर हुआ था? क्या वो अपनी बात पर इतना भी कायम नहीं रह सका था? क्या उसके दिल में आयत के लिए कोई जज्बा था? क्या उसने अपने बच्चे को अपनाने का सोच लिया था? कई सवाल थे आयत के दिल में। आरिज ने खींचकर उसका रुख बदला और उसकी नथ देखने लगा। उसकी नथ पर ही अपना पुरहिद्दत लम्स रखकर वो आंखें बंद कर गया, जैसे यहां उसे दुनिया जहान का सुकून मुयस्सर आया था। दोनों की बेतरतीब सांसें बुझने लगी थीं। आरिज ने उसके रेशमी बालों में हाथ फंसा लिया और उसे और भी नजदीक करके वो जज्बात पर काबू न रख सका, बहकता चला गया। क्या आपने भी वक्त जाया करने का सोच लिया है? आयत मध्यम लहजे में बोली, जबकि आरिज को कोई खींचकर हकीकी जिंदगी में लाया था। उसने आंखें खोलकर आयत की तरफ देखा, जिसकी लिपस्टिक फैल सी गई थी, उसके शदीद लम्स की गवाह थी। तुम्हारा बोलना जरूरी था, वो बिगड़े तेवरों में बोला। क्यों, हकीकत में आ गए मेरे बोलने से? ये मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा तलाश कर रहे थे?
आयत ने उसकी जानिब देखा। आरिज ने उसको खुद से दूर झटक दिया। आपकी भीख में दी गई कुर्बत नहीं चाहिए आरिज मुझे। अपनी बकवास को मुंह के अंदर रखो। वो बालों में हाथ फेरता बोला। क्यों, आपको बुरा लग रहा है कि आपके हकूक के बीच में हायल हो गई मैं? वो मुस्कुराकर उसको चिढ़ा रही थी। आयत, मैं कह रहा हूं मुझे मजीद कुछ नहीं सुनना। वो चिल्लाया। चिल्लाए मत आरिज, बाहर आवाज जाएगी। मैंने अपने नाम से बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। मैं भूली कुछ नहीं। मैंने कहा मुंह बंद करो। समझ क्या रही हो अपने आप को? बहुत हूर परी हो जिसको देखकर मैं अपनी बात से फिर जाऊंगा। उसका मुंह जकड़कर वो बोला। तो ना फिरे ना अपनी बात से, ना साबित करें मुझ पर कि आप मुझसे अपनी हवस। शट अप, वो धाड़ा। बीवी हो तुम मेरी, उसने जताया। बीवी के साथ ये सलूक नहीं होता आरिस कि मैं रुखसती से पहले मां बनने वाली। उसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी जुबान रोक दी। वो नीचे बैठती चली गई। बार बार ये ताना मारना जरूरी है मुझे? तुम मेरी बीवी हो, भले मुझे तुम पसंद नहीं हो, मगर जब और जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं पूरी करूंगा। और ये बात याद रखो, मुझे तुम रोक नहीं सकती। वो आंखें निकालता गुर्राया। आयत सिसकने लगी। मुंह बंद करो अपना और चेंज करो। वो उठ गया उसके पास से। मैं आपकी किसी भी नीच हरकत का निशाना नहीं बनूंगी। वो रोते में बोली। अच्छा वाकई, चलो तुम्हें दिखाता हूं मैं कितना नीच हूं। उससे बाजू से घसीट कर उसने उसे बेड पर फेंका और अपना कुर्ता उतारने लगा। आरिज, आयत सहम सी गई। क्या हुआ आयत? वो खबासत से मुस्कुराया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो रोते में उसे रोकने लगी। चाहो तो रोक लो। अपना कुर्ता सोफे पर फेंक कर वो उसके पास ही बेड पर बैठ गया और उसे खींचकर अपने पास कर लिया। उसकी सुर्ख आंखों से लबरेज आंखों में आंसू तस्कीन का बायस थे। उसकी नाक से नत फिर भी उसने एहतियात से उतारी। समझ वो खुद भी नहीं पा रहा था कि वो चाह कर भी उसके साथ बेरहम क्यों नहीं हो रहा। क्यों उसके वजूद में इतनी कशिश थी। आयत के सांसों को अपनी कैदी करके वो जैसे मगन सा हो गया। आयत फड़फड़ा सी गई, मगर आरिस बिल्कुल उस पर हावी हो गया। तकिए पर उसे धकेल कर वो अपने काम में शिद्दत ले आया था। श्श, आयत की मुजाहमत पर आंखें निकालता वो बोला। आयत को वो शब याद आ गई जो उसने तकलीफ में गुजारी थी, जिसमें भी उसने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का कहा था। और फिर जैसे वो बेबस हो गई, ना वो कुछ कर सकी और ना आयत रोक पाई। और एक बार फिर वो उसके हकूक ना चाहते हुए भी पूरे करने लगी, जबकि आरिस दुनिया जहान की शिद्दतें उस पर लुटा रहा था, ये जाने बिना कि वो उससे सख्त नफरत करता है। उसके अंदाज में जनून नहीं था, अजब मसरूरियत थी जिससे आयत भी जल्द ही सब भूल गई।